गाइस, इंडिया वर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या इंडिया को डॉलर की जरूरत नहीं, क्या वर्ल्ड में डॉलर की वैल्यू घट रही है। वेल, डॉलर को आप दुनिया के किसी भी कोने में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं आसानी से। हर करेंसीज की इतनी वैल्यू नहीं होती। डॉलर की वैल्यू है इसलिए यूएस की पावर है, जिसकी वजह से वो किसी भी कंट्रीज पर सैंक्शंस लगा सकते हैं। तो यूएस ने सोचा चलो मेरे पास पावर है तो मैं सब पर सैंक्शंस लगाऊंगा। बट द क्वेश्चन इज कब तक? आप सैंक्शंस लगाकर नहीं थके हैं, लेकिन वर्ल्ड अब आपके सैंक्शन से बोर हो गई है। वो कहते हैं ना कि किसी को इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। वेल, वही हो रहा है अभी यूएस के साथ। अब इनके सैंक्शन से कोई नहीं डरता। अमेरिका के हाईली नोन और सक्सेसफुल इन्वेस्टर जिम रॉजर्स ने भी कहा डॉलर्स ने भले ही बहुत सालों से दुनिया पर राज किया हो, लेकिन वो आज अपने सैंक्शंस और मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कुछ कंट्रीज ने भी डॉलर को एज एन अल्टरनेटिव लेना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब डॉलर की वैल्यू वो नहीं रहेगी जो पहले हुआ करती थी। ये मैं नहीं कह रही, ये डेटा बता रहा है। जहां पहले इसकी शेयर ग्लोबल सेंट्रल बैंक में 71% हुआ करती थी, वो घटकर आज 59% हो गई है। आप तो जानते ही होंगे जब से रशिया पर सैंक्शंस लगे हैं तब से रशिया रूबल से ट्रेड कर रहा है डॉलर की बजाय। अब इंडिया भी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंस हटा रहा है और इंडिया और रशिया विदाउट डॉलर भी ट्रेड कर सकते हैं। और हाल ही में आरबीआई ने एक बड़ी अनाउंसमेंट की थी कि ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए रुपये की जरूरत होगी। वेल, इससे तो इंडिया को फायदा होगा ही, लेकिन बात यह है कि अब वर्ल्ड डॉलर्स पर अपनी डिपेंडेंस क्यों घटा रही है। वेल, फर्स्टली यूएस एंड यूरोप, इफ दे डोंट लाइक यू दे विल जस्ट इम्पोज सैंक्शंस ऑन यू, और वो आपको स्विफ्ट नेटवर्क से भी कट ऑफ कर देंगे। इन शॉर्ट, वो आपको ट्रेड करने नहीं देंगे स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू। और यही चीज उन्होंने ईरान के साथ किया। और सेकेंडली, अगर वो आपको ट्रेड करने नहीं दे रहे हैं, चलो एक पल के लिए वो भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन यूएस के पास कंट्रोल होता है पूरे कंट्री के डॉलर अकाउंट्स पर और वो आपके पैसों को फ्रीज भी कर सकते हैं। लेकिन यूएस के पास कंट्रोल होता है पूरे कंट्री के डॉलर अकाउंट्स पे, तो वो उन पैसों को फ्रीज भी कर सकते हैं जो यूएस बैंक अकाउंट में है। और यही चीज इन्होंने किया है रशिया के साथ, जहां वो अपने $300 बिलियन ऑफ रशियन फॉरेन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते। रशिया के पास $300 बिलियन होते हुए भी वो खुद के पैसे को ट्रेड करने के लिए यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ने उस मनी को फ्रीज कर दिया है। तो बताइए, गुस्सा किसे नहीं आएगा? पैसे आपकी, लेकिन मर्जी दूसरों की। अगर आपको कोई आप ही का पैसा यूज करने से रोके तो क्या आपको खुशी होगी? ऑब्वियसली नहीं। तो यूएस और यूरोप को लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, भले ही वो गलत हो, लेकिन दूसरों को उनके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब सारे मिलकर इन पर सैंक्शंस इंपोज करेंगे, एंड आई होप कि ये दिन जल्द आए। तो चलिए वीडियो देखते हैं। एक और दिन, एक और डोमिनो ने दुनिया को ग्लोबल डी डॉलराइजेशन के बहुत करीब धकेल लिया है। अगर हम देखें कि भारत में अभी क्या चल रहा है, उनकी इकोनॉमी और करेंसी अभी मुश्किल में है। सेंट्रल बैंक अपनी मांग को बढ़ाने के लिए कुछ करने की कोशिश कर रहा है। उनमें से एक अभी रिसेंटली अनाउंस किया गया है। वो एक मैकेनिज्म स्थापित कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सेटलमेंट को डॉलर्स के बजाय इंडियन रुपीस में सेटल किया जा सके। Settlement of exports and imports can be settled in the Indian rupee INR instead of dollars. Ready? Let's dive in. सबसे पहली बात, आज के स्पॉन्सर आई ट्रस्ट कैपिटल का पहला वर्ड। अब ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि हर एक एसेट क्लास की तुलना में गोल्ड ने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने क्रिप्टो करेंसी में, ब्रॉड स्टॉक मार्केट के टेक स्टॉक में एक एब्सोल्यूट क्रैश देखा है। हम हर जगह सड़कों पर खून देख रहे हैं, लेकिन गोल्ड बढ़ता ही जा रहा है। गोल्ड दूसरे एसेट की तुलना में अपनी परचेजिंग पावर इंक्रीज कर रहा है। बहुत से लोग इसे खरीदना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोगों के पास अधिकांश संपत्ति उनके 401k में, उनके रिटायरमेंट अकाउंट में जमा है, शायद उनके करंट एम्प्लॉय के साथ भी। तो सवाल ये है कि हम अपने पैसे से गोल्ड में इन्वेस्ट कैसे करें? अगर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं जहां हमारे पैसे करेंटली है, और यही आई ट्रस्ट कैपिटल आता है, क्योंकि आपके वर्क प्लेस एम्प्लॉय प्लान के विपरीत आपके 401k की तरह आप केवल कुछ दर्जन म्यूचुअल फंड्स का सिलेक्शन करने नहीं जा रहे हैं जो केवल स्टॉक्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। और IRA के विपरीत एक रेगुलर स्टॉक ब्रोकर और IRS कैपिटल के साथ आपके पास एक रेगुलर एक्सेस नहीं होगी ETFs, GLD, SLV, इस तरह की चीजों की तरह। लेकिन आई ट्रस्ट कैपिटल के साथ आप फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब IRA के बैनर तले किया जाता है ताकि आपको किसी भी टैक्स परिणाम के बारे में चिंता ना करना पड़े। आप इंटरनेशनल IRA कर सकते हैं, आप रॉथ IRA कर सकते हैं, आप नए कंट्रीब्यूशंस कर सकते हैं, या आप अपने एग्जिस्टिंग रिटायरमेंट अकाउंट से पैसे को
आई ट्रस्ट कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं और फिजिकल गोल्ड, फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। अब उनके पास बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी जैसे अल्टरनेटिव एसेट भी अवेलेबल है। Use my link in the description below. You will get $100 worth of Bitcoin as a sign-up bonus just for opening an account. You can use that to keep it in Bitcoin, buy other cryptocurrencies, or sell it and buy physical gold, physical silver again in your IRA. With iTrust Capital, sign up with my link in the description today. We see हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में क्या चल रहा है। हम कई इमर्जिंग मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल से बाहर होते देख रहे हैं। हम डबल डिजिट के इन्फ्लेशन को देख रहे हैं। 15% इन्फ्लेशन कई जगहों पर जहां लंबे समय से ज्यादा महंगाई नहीं है और लोग इससे ज्यादा खुश नहीं है। अब इंडिया से बाहर आते हैं जो अर्थ पर सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है और वहां 1.8 बिलियन लोग रहते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो मुसीबत में है। भारत का सेंट्रल बैंक ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि रुपयों में डिवैल्यूएशन कंट्रोल से बाहर न हो जाए। अब यह सिर्फ एक डिप्रिसिएशन होने के बजाय वो करेंसी में एक एप्रिसिएशन को देख सकते हैं। बेसिकली वो अभी बहुत अधिक अस्थिरता का अनुभव कर रहे हैं। currency. Basically, they're just experiencing a lot of volatility right now. हाल ही में इस साल रुपए में 6.6% की गिरावट के साथ अस्थिरता नीचे आ गई है। अब इस अस्थिरता को मैनेज करने के लिए सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में स्पॉट फॉरवर्ड ऑफशोर में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन हाल ही में एक अनाउंस्ड मेजर इंटरनेशनल ट्रेड को रुपए में सेटल करने की अनुमति देगा। याद रखिए, इससे पहले वो डॉलर में सेटल थे। ये स्टेटमेंट देखिए, भारत से एक्सपोर्ट पर जोर देने के साथ ग्लोबल ट्रेड के विकास को बढ़ावा देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जारी किया गया और इंडियन रुपीज में ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी का बढ़ता इंटरेस्ट का सपोर्ट करने के लिए हम INR में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सेटलमेंट की व्यवस्था कर रहे हैं। अब कई कंट्रीज के पास ऐसा करने के लिए कई अलग अलग कारण हैं, लेकिन हम देख रहे हैं ऐसी छोटी छोटी चीजें बार बार होती है हाल ही के महीनों में, और इसलिए हम भारत में ऐसा होते देख रहे हैं। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि रुपी सेटलमेंट भारत को रशिया, ईरान और साउथ एशियन नेबर्स के साथ व्यापार करने में मदद करेगा। अब ग्लोबल डी डॉलराइजेशन के बारे में किसी भी तरह के डिस्कशन के लिए हर कोई नंबर 1 ऑब्जेक्शन देता है कि ये हैम्पर में सबसे साफ डर्टी रहेंगे, और अभी डॉलर 108 पर है। It's the cleanest dirty rag in the hamper, and right now the dollar is at 108. डॉलर उन करेंसी के बास्केट के मुकाबले बढ़ रहा है जिनके खिलाफ उन्हें मेजर किया जाता है, और कई अन्य करेंसी डॉलर के मुकाबले गिर रही हैं, और इसलिए हर कोई विक्ट्री लैप कर रहा है और कह रहा है कि अरे डॉलर स्ट्रांग है। लेकिन हमें यहाँ कुछ बातें याद रखनी होगी। डॉलर स्ट्रांग है लेकिन गुड्स और सर्विसेज की तुलना में नहीं। डॉलर अन्य करेंसीज की तुलना में स्ट्रांग है। तो क्या ये एक डर्टी हैम्पर में सबसे क्लीन रैग है? शायद अभी के लिए, और बहुत से लोग डॉलर को चूज करेंगे जब समय कठिन हो जाएगा। याद रखने वाली दूसरी बात सप्लाई और डिमांड इशू है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसी तरह किसी चीज के वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है अगर डिमांड को कांस्टेंट रखा जाता है, लेकिन आप सप्लाई कम कर देते हैं जिससे प्राइस को सही तरीके से बढ़ाना होगा। और इसलिए अगर हम डॉलर के लिए इजी या टफ कंडीशन देखते हैं वर्सेस यूरोस के लिए इजी या टफ कंडीशन देखते हैं, दशकों में पहली बार यूरो और डॉलर ने समानता हासिल की, क्योंकि हमारे पास यूरो की तुलना में डॉलर की सिचुएशन बहुत टाइट थी। तो बेसिकली यहाँ यूरोस के अमाउंट की तुलना में डॉलर्स कम है, जिसने यूरो और डॉलर के वैल्यू को समानता की ओर धकेल दिया, और इसलिए ये सब चल रहा है। आप वास्तव में डॉलर के लिए ग्लोबल उड़ान नहीं देख रहे हैं। सप्लाई और डिमांड के रिजल्ट को देखते हुए फेडरल रिजर्व ने दुनिया की बाकी मुद्राओं की तुलना में अपनी बैलेंस शीट से इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया और बेहद टाइट सेलिंग एसेट्स प्राप्त कर ली। मे भी हम इसे देख रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये इनफ नहीं है इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। शायद ये इनफ नहीं है आपके द्वारा किए गए कुछ गलतियों के सुधार के लिए। शायद जो कुछ भी गोल है उसे कर पाना इनफ नहीं है जो आपको लगता है कि वो उस पॉइंट से अलग है। जब हम स्ट्रॉन्ग डॉलर के बारे में बात करते हैं, जब हम दूसरे करेंसीज के बारे में बात करते हैं, दुनिया भर में जब हम बाकी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, एक समय में एक डोमिनो को स्लोली डी डॉलराइज करने की कोशिश करने के लिए, तो मेन पॉइंट ये है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ने का वास्तव में लॉन्ग रन में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप कहते हैं कि दुनिया डॉलर को बदलने जा रही है, कोई दूसरी करेंसी में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, country has what is necessary to replace the dollar? And the answer to that is, of course.
Look पूरी हिस्ट्री में हर एम्पायर के राइज एंड फॉल को देखें, और जब आप एम्पायर में पहुंचे जहां आप कहते हैं आखिरी चीज जो उन्हें चारों ओर जोड़े रख सकती है वो ये है कि उनकी करेंसी ग्लोबल रिजर्व करेंसी, जहां हर कोई अपने पैसे का उपयोग करता है, ये केवल एक चीज की तरह है जैसे किसी और के पास उतनी स्ट्रॉन्ग करेंसी नहीं है। ये इस तरह का इंडिकेशन है कि आप डिक्लाइन पर हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि दुनिया भर की पावर हिस्टोरिकली सैकड़ों वर्षों से बोल रही है। हर बार जब कोई एम्पायर गिरता है और एक न्यू ग्लोबल एम्पायर उसकी जगह लेता है तो उस इनिशियल एम्पायर की ग्लोबल रिजर्व करेंसी सबसे लंबे समय तक रहती है। इसलिए ये फैक्ट है कि हम चारों ओर देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इसे बदल देंगे। कुछ भी इतना मजबूत नहीं है। ये एक साइन है कि हम अपनी एजुकेशन को नहीं देख रहे हैं, हम अपने वेल्थ ग्रोथ को नहीं देख रहे हैं, हम अपने स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को क्लियरली नहीं देख रहे हैं, हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को नहीं देख रहे हैं, हम बढ़ती पावर के दूसरे सभी इंडिकेशन को नहीं देख रहे हैं। केवल एक चीज है जो हम देख रहे हैं, हर कोई $1 का यूज करता है तो वो इसे एक साथ बदलने के लिए क्या कर रहे हैं। इवेंचुअली वो इसे किसी चीज से बदलने जा रहे हैं। तो ये नाउ एंड देन के बीच कैसा लगता है? ये एक फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड की तरह दिखता है। हम अपनी आंखों के सामने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के फ्रैक्चर को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि रशिया के साथ क्या हो रहा है और उन्होंने फाइनेंशियल सिचुएशन को कैसे संभाला है। वे कह रहे हैं कि आपको रूबल मिल गए हैं हमें एनर्जी के लिए पे करने के लिए। हम देख रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में एनर्जी और फूड सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं। हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ब्रिक्स के साथ क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट में क्या हो रहा है, जैसे कि अर्जेंटीना और श्रीलंका। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में क्रिप्टो करेंसी के साथ क्या हो रहा है, जैसे कि एल सल्वाडोर में। यूनाइटेड स्टेट जैसे कंट्री से आने वाले सेंट्रल बैंक करेंसी के साथ क्या हो रहा है। ये देखते हुए कि हमें इसके साथ एक्सपेरिमेंट शुरू करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिस्टम पर ज्यादा कंट्रोल प्रोवाइड करेगा। हम इस अस्थिरता में से कुछ को देख सकते हैं। हम ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का फ्रैक्चर देख रहे हैं, न कि इसकी स्ट्रेंथनिंग। हम कई देशों को ये कहते देख रहे हैं कि हम इस वे से जाने वाले हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यह फ्यूचर है। और इसलिए शॉर्ट टर्म में हम एट द एंड ऑफ द डे और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन को तोड़ते हुए और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन देखने की संभावना रखते हैं। एक विनर टेक ऑल गेम है जो आमतौर पर पूरे इतिहास में यूज किया जाता है, जो सबसे मजबूत और गेम खेलने वाले सभी यूजर के लिए सबसे फायदेमंद होगा। और आमतौर पर ये सबसे हार्डेस्ट मनी है। ये देखा जाना बाकी है कि डॉलर की जगह क्या लेगा, लेकिन कुछ ऐसा है जो डॉलर की जगह लेगा। हम उस जगह पहुंचने के पहले और ज्यादा फैक्टरिंग देखने की संभावना रखते हैं। हम इस सिस्टम को टूटते हुए देख रहे हैं। हम एक दरार देख रहे हैं जहां न्यू कॉम्पिटिटर्स, न्यू एंट्रेंस खेल में आते हैं और फिर ये एक विनर है जो सभी गेम खेलते हैं और कोई दूसरी तरफ जीत जाता है। Entrants come into play and then it's a winner take all game and somebody will win on the other side of that, but लेकिन हम इसके बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। I hope that makes sense. Let me know if you have any questions in the comment section below. And as always, really appreciate you guys. Thank you so much for watching. Have a great day. तो पहला कमेंट है वैल्यू पिलग्रिम। इन्होंने लिखा है अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता ब्रिक्स करेंसीज जैसे रूबल, युआन, रुपी, रियल, रैंड का SDR होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ये आसानी से डॉलर की जगह ले सकता है। ये 5 एक साथ एक चैलेंज की तरह है। फिर अगला कमेंट है चूपा। इन्होंने लिखा है यूएस की दुर्गति आज इसलिए ऐसी हुई है क्योंकि उन्होंने एक सही लीडर की तरह काम नहीं किया, इसलिए उन्हें पावर से हटाया जा रहा है। अदर करेंसीज के प्रति कॉन्स्टेंटली अपने स्टेटस का एडवांटेज उठाया है इन्होंने। तो बात तो इन्होंने बिल्कुल सही कही है। इनके पास पावर थी तो ये खुद को सबसे महान समझने लगे और जहाँ चाहा अपनी मनमानी की और दूसरे कंट्रीज को बस खुद के हाथों की कठपुतली समझने लगे थे। 20th सेंचुरी में जो हालत यूके के पाउंड की हुई थी, आज वही हालत डॉलर की होने की पूरी चांसेस है। ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम पर ब्रिटिश करेंसी पाउंड स्टर्लिंग का राज हुआ करता था, लेकिन फिर 20th सेंचुरी में ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में डॉलर ने ओवरटेक कर लिया। तो इवेंचुअली देखा जाए तो कुछ भी चीज परमानेंट नहीं होती।
इसलिए किसी भी चीज को लेकर घमंड नहीं करनी चाहिए। फिर अगला कमेंट है डिस्कॉर्ड ऑफ डेव। इन्होंने लिखा है इट्स टफ टू से, लेकिन मैं इंडिया को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उनके साथ हूँ। हमारे लीडर्स ने अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में लोगों का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो इस कंट्री की एक अच्छी पहचान थी, लेकिन हमने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। फिर नेक्स्ट कमेंट है मोमोटारो। वेल, इनका कमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने लिखा है टू मेजर यूएस एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन एंड डेब्ट। फिर नेक्स्ट कमेंट है द सेम आर्किटेक्ट। इन्होंने लिखा है मे बी रशिया ने एक न्यू ट्रेंड शुरू किया है, जो सही भी है। जब दो कंट्रीज ट्रेड कर रही है तो थर्ड करेंसी को क्यों यूज करना? ट्रेड बिना यूनाइटेड स्टेट के पार्टिसिपेशन के भी हो सकता है। बात तो बिल्कुल सही कही है इन्होंने। फिर अगला कमेंट है साइडर पैट्रॉप। इन्होंने लिखा है ब्रिक्स इज प्लानिंग टू मेक इट्स ओन रिजर्व करेंसी, इट्स ऑन द वे। फिर रिचर्ड लमी स्मिथ ने लिखा है इंडिया ने भी उन कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया है जो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम को एज एन अल्टरनेटिव ले रहे हैं। बहुत से कंट्रीज ट्रेड करते समय और अदर कंट्रीज वर्जन ऑफ पेमेंट सिस्टम का यूज कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इंडिया ने ये कदम उठाया है। आरबीआई ने हाल ही में ये अनाउंसमेंट की थी कि ट्रेडर्स को ट्रेड करने के लिए अब रुपए की जरूरत होगी। अब सिर्फ इंडिया ही नहीं, सारी कंट्रीज देख रही है कि अमेरिका अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकता है। तो जब अमेरिका अपना फायदा देखेगा तो ऑब्वियसली लोग भी अपना फायदा देखेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।